होते हैं, एक सवाल 2 नंबर का होता है, तो टोटल 200 नंबर का पेपर होता है। और प्रीलिम्स में ही साहब आपके टेक्निकल पेपर होता है, तो पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपके 150 सवाल पूछे जाते हैं। जो सब्जेक्ट्स है उसके हिसाब से जो है सब्जेक्ट्स लेते चले जाएंगे, बट फंडामेंटल सब्जेक्ट्स आपके पहले प्रिपेयर्ड होने चाहिए, उसके बाद ही आप जो है एडवांस टॉपिक्स के ऊपर पढ़ेंगे। कि आपको 80 नंबर लाने के लिए कितने सवाल चाहिए? आपको साहब 40 सवाल सही करने हैं। देखिए, शॉर्ट नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट्स को आप ऐसे मानिए कि शॉर्ट नोट इज नथिंग बट अ मेमोरी की। हेलो दोस्तों, मैं और बादल सर आशा करते हैं कि आप सब लोग फाइन एंड शाइन होंगे। आज हम एक बहुत बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया सेशन लेके आए हैं आपके लिए कि साहब ईएस की तैयारी जीरो से, ठीक है, हीरो कैसे करी जाए। आप ईएससी 2025 को कैसे टारगेट करो, यहाँ पे इस चीज की जानकारी देने के लिए मैं और बादल सर आपके सामने हैं। और दोस्तों, जस्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम दोनों ही एक्स आईएएस ऑफिसर्स हैं, तो यू विल बी लिसनिंग डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कि साहब ईएस की तैयारी कैसे करी जाए, कैसे जीरो से स्टार्ट किया जाए और कैसे फाइनल सिलेक्शन तक, फाइनल सिलेक्शन के लिस्ट में अपना नाम पहुंचाया जाए। तो जस्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं पैटर्न क्या होता है, जस्ट क्विकली बता देता हूं कि साहब आपका पहले प्रीलिम्स होता है जिसमें एक जनरल स्टडीज का पेपर होता है। जनरल स्टडीज के पेपर में 100 सवाल होते हैं, एक सवाल 2 नंबर का होता है, तो टोटल 200 नंबर का पेपर होता है। और प्रीलिम्स में ही साहब आपके टेक्निकल पेपर होता है, तो पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपके 150 सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल आपका 2 नंबर का होगा, तो 300 नंबर, तो टोटल प्रीलिम्स होगा लगभग लगभग आपका 500 नंबर का, जिसमें से लगभग आपको 230 के आसपास का कट ऑफ चाहिए होता है। इसके बाद आपके 2 कन्वेंशनल पेपर होते हैं 300-300 मार्क्स के, राइट, जिसमें आपको लगभग 350 से 400 नंबर स्कोर करने पड़ते हैं। फिर आपका इंटरव्यू होता है, तो जो प्रीलिम्स क्लियर करता है वो मेंस देता है, जो मेंस और प्रीलिम्स के नंबर मिला के क्लियर करता है वो इंटरव्यू देता है। फिर जो आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ के जिसके नंबर ज्यादा होते हैं उसका सिलेक्शन लिस्ट में नाम होता है। अब मैं बादल सर से रिक्वेस्ट करूंगा, बादल सर प्लीज लेट अस स्टार्ट द सेशन प्लीज। जी सर। सबसे पहले सर मैं बताना चाहूंगा बच्चों को कि तैयारी चालू कहां से की जाए। आपको पता है, देखो, सिविल इंजीनियरिंग में आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपको नींव अच्छी रखनी पड़ती है, मींस यू हैव टू बिल्ड अ गुड फाउंडेशन। तो अब आप 2025 की तैयारी चालू करने वाले हो, तो भाई इसके लिए आपको फाउंडेशन अच्छे से रखनी है। वो फाउंडेशन कैसे रखोगे, बढ़िया फाउंडेशन कैसे बनाओगे? दैट इज थ्रू स्टडिंग द फंडामेंटल सब्जेक्ट्स। जब आप फंडामेंटल सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं बढ़िया से, तो दैट विल हेल्प यू इन क्रिएटिंग अ गुड कंसेप्ट। और वो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स क्या हैं जिन पर आपकी पकड़ बेहतरीन होनी चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। अगर देखा जाए हमारे सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, व्हाट आर द बेसिक सब्जेक्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड? फर्स्ट वन इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ईएम। सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको आना चाहिए। जब आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ लेंगे तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फिर स्टार्ट कर देना चाहिए, और पैरेलली फिर एफएम। तो ये तीन, एफएम मींस फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सॉम मींस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो ये तीन सब्जेक्ट बेटा सबसे जो है फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं, और इनके एप्लीकेशन आने वाले सारे सब्जेक्ट्स में होते हैं। तो जब आप अपनी प्रिपरेशन चालू कर रहे हो तो सबसे पहले अपनी पकड़ बनाओ इन फंडामेंटल सब्जेक्ट्स पे। तो स्टार्ट विद द फंडामेंटल सब्जेक्ट फर्स्ट, दैट इज ईएम, सॉम एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। फिर उसके बाद सीक्वेंस में आप सब्जेक्ट लेते चले जाओ, जो सब्जेक्ट्स है उसके हिसाब से जो है सब्जेक्ट्स लेते चले जाएंगे, बट फंडामेंटल सब्जेक्ट्स आपके पहले प्रिपेयर्ड होने चाहिए, उसके बाद ही आप जो है एडवांस टॉपिक्स के ऊपर पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर देखें हम, तो कैसे स्टार्ट करना है तो हमने समझा दिया। अब आपका डाउट, बेसिक डाउट आता है कि सर किसी भी सब्जेक्ट को कवर करने का सही तरीका क्या है? देखो, सबसे इजी तरीका है कि आप एक मेंटोर ले लो। आपका एक मेंटोर होना चाहिए जो कि आपको सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से बताते चले जाए। तो डू हैव अ गुड मेंटोर, क्योंकि बेटा 1 साल के अंदर अंदर आपको पूरी की पूरी तैयारी कंप्लीट करनी है। तो केवल सेल्फ स्टडी से काम होगा नहीं, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस काफी बड़ा है। तो अगर एक बार आपने एक मेंटोर चुन लिया, तो उनके वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से या उनसे कन्वर्स करके यू शुड फर्स्ट प्रिपेयर अ नोट्स। अगर आप वीडियो लेक्चर्स रेफर कर रहे हैं अपने मेंटोर के, तो सबसे पहले आपको क्या प्रिपेयर करना चाहिए? यू शुड प्रिपेयर गुड नोट्स।
और जब आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, रोजाना लेक्चर जब आप देख रहे हैं, तो यू शुड ऑल्सो प्रैक्टिस। जो भी आपने कंसेप्ट सीखा उसको अप्लाई करो क्वेश्चंस में। सो यू शुड प्रैक्टिस क्वेश्चंस while preparing the notes। so मैं लिख देता हूं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब जो भी आपके मेंटोर होंगे वो आपको क्वेश्चंस भी देंगे, तो यू शुड प्रिपेयर योर नोट्स while practicing the questions। उससे आपका कॉन्फिडेंस आपके नोट्स में बढ़ता चला जाएगा। एंड वंस आपका वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाता है, तो एट द एंड यू शुड गिव द सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। तो एंड में आपको क्या देना चाहिए? यू शुड गिव अ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। तो आपको पता लग जाएगा कि भाई आपका ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर हो चुका है। अब देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कुछ आपके मेंटोर क्वेश्चंस देंगे और कुछ आप पीवाईक्यू के क्वेश्चंस लगाते चले जाएंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे? सो वो क्वेश्चंस आप जो एक प्रीवियस ईयर गेट के हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर ईएससी के हो सकते हैं, एंड प्रीवियस ईयर सीएससी दैट इज सिविल सर्विसेज के हो सकते हैं। एक बार देखिए, आपने जब पूरा का पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लिया, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब भी आप एक सब्जेक्ट कुछ टाइम पढ़ना छोड़ देते हैं 15-20 दिन में, तो वो उसकी मेमोरी फेड ओवर होना स्टार्ट हो जाती है। तो सब्जेक्ट पे पकड़ बनाए रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिवीजन। ऐसा नहीं है कि बस आपने जो है सब्जेक्ट पढ़ लिया तो उसको छोड़ देंगे, वापस रिवाइज नहीं करेंगे। जब आप नेक्स्ट सब्जेक्ट में जाते हैं तो कोशिश करिए कि इससे पहले वाला सब्जेक्ट जो है आप उसको रिवाइज करते चले जाएं। उसके कुछ कुछ कंसेप्ट्स निकाल के रिवाइज करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट एक साथ रिवाइज करिए, बट प्लान योर रिवीजन अकॉर्डिंगली। जैसे मान लीजिए आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल खत्म हो गया, अब आप एफएम स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप एफएम पढ़िए, बट वीक में एक आध दिन में जो है 3-4 घंटे का टाइम निकालिए। ओवर एन एवरेज पर वीक आप 5-6 घंटे का टाइम जरूर निकालिए, जिसमें आप केवल अपने नोट्स के थ्रू जो है सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे और रैंडमली क्वेश्चन लगाते चले जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपकी वो जो मेमोरी है वो पूरी की पूरी फेड आउट नहीं होगी। पूरी फेड आउट हो जाती है मेमोरी अगर आप एकदम भी उस चीज को रिकॉल नहीं करें। बट आप जब लगातार अपने सॉम के नोट्स पढ़ते चले जाएंगे एफएम के साथ साथ, कुछ टाइम जो आप नोट्स तो ऑलरेडी आपके प्रिपेयर्ड है, तो कंसेप्ट्स आपको पता थे, तो उसको रिवाइज करना फिर आसान हो जाएगा, एंड दैट विल क्रिएट अ परमानेंट मेमोरी इन योर ब्रेन। क्लियर? तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, पीछे के सब्जेक्ट्स आपको रिवाइज करना है, और वीकली जो आपको अपना स्केड्यूल ऐसे बना के रखना है कि यू शुड अलॉट सम अमाउंट ऑफ आवर्स फॉर रिवीजन एज वेल। और बेटा, टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए, जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, जैसे मान लीजिए 5-6 सब्जेक्ट आपने खत्म कर दिए, तो पीरियोडिकली 4-5 सब्जेक्ट के मिला के आप टेस्ट दीजिए। तो टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीरियोडिकली अपने आप को टेस्ट करिए। वीक में कम से कम एक दिन रखिए टेस्ट का। एवरी वीक 1 डे यू शुड गिव टेस्ट। अब वो उस वीक के सब्जेक्ट का टेस्ट हो सकता है, प्रीवियस सब्जेक्ट का टेस्ट हो सकता है। जब बहुत सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लो तो एक साथ कंबाइंड सब्जेक्ट का टेस्ट दे रहे हो। जब पूरा का पूरा सिलेबस प्रिपेयर हो गया तो फुल टेस्ट दे रहे हो। बट आपको कोशिश करना है कि वीक में एक टेस्ट तो जरूर अटेम्प्ट करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट विल हेल्प यू इन चैनलाइजिंग योर प्रिपरेशन इन द राइट डायरेक्शन। नेक्स्ट मैं अंकित सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको बताएं कि जो जीएस का पार्ट है, जो काफी ट्रिकी पार्ट है, उसको कैसे अप्रोच किया जाए। जी सर। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली आपने सही वर्ड यूज किया कि जीएस का पार्ट काफी ट्रिकी होता है, क्योंकि सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा जीएस को लेके अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। बट ऐसी अंडर कॉन्फिडेंट रहने की कोई बात नहीं है। अगर आप एक प्लान्ड तरीके से जीएस को अप्रोच करो तो बड़ा ही सिंपल है। देखिए, जीएस में साहब आपके 10 टॉपिक्स आ रहे हैं। एप्टीट्यूड मैथ्स, जो कि हम लोग पढ़ते आए हैं, राइट। एप्टीट्यूड इंजीनियर हो बहुत स्ट्रांग होता है, मैथ्स इंजीनियर हो बहुत स्ट्रांग रहता है। तो जो आपने इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स पढ़ा है वही यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये 2 टॉपिक आपके बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, और इन 2 टॉपिक से अच्छे खासे सवाल आते हैं। लगभग आपके 10 से 15 सवाल आपको एप्टीट्यूड और मैथ से मिल जाते हैं, राइट। और 70 से 80 का स्कोर बहुत अच्छा माना जाता है, और 80 के ऊपर जो भी स्कोर होता है 90 या 100 बहुत ही एक्सेप्शनली अच्छा माना जाता है। तो आप ऐसा समझो कि आपको 80 नंबर लाने के लिए कितने सवाल चाहिए? आपको साहब 40 सवाल सही करने हैं इफेक्टिवली। तो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड और मैथ्स
इसका कोर्स डिफाइंड है, बहुत आसान है। करंट, हाँ ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है आपका, इसको हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम प्रिपेयर कर सकते हैं। एनर्जी एनवायरनमेंट डिजाइन ड्राइंग, ये आप काफी अच्छे से जानते हो। एनर्जी एनवायरनमेंट हम लोग 11वें 12वें में भी पढ़ते आए हुए हैं, और कुछ कॉलेजेस में इकोलॉजी एंड एनर्जी एनवायरनमेंट सिलेबस में भी रहता है। तो ये भी बहुत इजी टॉपिक है। डिजाइन ड्राइंग सब लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में उतना ही पूछा जाता है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भी बहुत अच्छी जानकारी रहती है। सिविल मैकेनिकल वालों को बहुत अच्छी जानकारी रहती है। तो देख रहे हो, तो ये टॉपिक्स बड़े ही आसान हैं, हमारे इंजीनियरिंग रिलेटेड टॉपिक्स हैं। अब दूसरी तरफ चले आते हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रैक्टिस एक टॉपिक हो गया, मटेरियल साइंस हो गया। मटेरियल साइंस लगभग सारे ब्रांच वाले पढ़ते हैं, राइट। कुछ कॉलेजेस में सिविल वाले नहीं पढ़ते, बट नो इश्यूज। आईसीटी बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे आईसीटी की, क्योंकि आजकल आपकी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। तो आईसीटी और इंजीनियरिंग एथिक्स, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये 10 टॉपिक है। लगभग लगभग अगर पढ़ने की बात करो तो 300 घंटे के आसपास का इसका सिलेबस होता है। अगर ठीक है पढ़ाया जाता है, 300 घंटे के आसपास का सिलेबस होता है, और बहुत ही अच्छा आउटपुट दे रहा है साहब आपको। 300 घंटे में साहब आप 200 नंबर का श्योर शॉर्ट पेपर ले सकते हो। जबकि अगर हम टेक्निकल में जाते हैं तो टेक्निकल में साहब आपका 1000 घंटे हो जाता है, और आपका जो मार्क्स रहते हैं वो 500 रहते हैं। ये बात ठीक है, 300 मार्क्स रहते हैं, बट ये बात अलग है साहब कि आपको कन्वेंशनल पेपर भी टेक्निकल से देना रहता है। तो इसको नेग्लेक्ट बिल्कुल मत करिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके, ठीक है, एग्जाम के लिए। बेस्ट तरीका ये है, क्योंकि देखिए ये टॉपिक सब अपने में बहुत ही ज्यादा वास्ट है, तो अगर किसी मेंटर को ढूंढ पाओ, ठीक है, अच्छे मेंटर्स को ढूंढ पाओ, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद बात यहाँ पे रहती है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पीडब्ल्यू का जीएस का कोर्स चलता है, और बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प है, बहुत ही अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बड़ा फायदेमंद कोर्स है। बाकी आपकी मर्जी है। आगे बढ़ते हैं कि रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग स्टडीज, ठीक है। अब एक बात ये समझिएगा साहब, कि आपको लगभग लगभग अगर मैं बात करता हूं 500 मार्क्स में से, ठीक है, 500 मार्क्स में से साहब आपको कितने नंबर लाने रहते हैं? ठीक है, आपको जो नंबर लाने रहते हैं 500 में से लगभग 240 नंबर लाने रहते हैं। अब 240 नंबर का मुद्दा अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो ये 120 क्वेश्चंस होंगे। 120 क्वेश्चन आपको सही करोगे तब जाके 240 नंबर आएंगे। अब एक आपके 150 सवाल है टेक्निकल में, अब टेक्निकल में 150 में से 120 सवाल तो कर नहीं पाओगे। और साहब पेपर वाइज कट ऑफ भी रहता है, जो कि 10 से 15% रहता है टोटल का, ठीक है। तो पेपर वाइज कट ऑफ भी रहता है आपको, तो मिनिमम कुछ नंबर आपको जनरल स्टडीज में लाने हैं। अब आप सारी एनर्जी यहाँ लगा दोगे तो भाई बाकी के 2 घंटे में करोगे क्या? तो अगर जीएस आप अच्छे से पढ़ लोगे तो बहुत ही फायदा होगा आपके लिए, ठीक है। इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल टू यू, तो इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करिएगा साहब। ये जीएस एक ऐसा टॉपिक है, ये आपकी नैया पार भी लगा देगी और आपकी नैया डुबो भी सकती है। तो मैं ये कहूंगा कि जीएस को कभी नेग्लेक्ट ना करिएगा आप लोग, ठीक है, बहुत ही बड़ी गलती करोगे। अब अगर हम आ जाते हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो देखिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोग साहब गेट के लिए भी तैयारी करते हैं, राइट, और ईएस के लिए भी तैयारी करते हैं। दोनों का सिलेबस हमारा सेम है, तो क्यों ना हम इसे अच्छे से पढ़ ले। तो मेरा गेट का पेपर की भी तैयारी हो गई। गेट में तो साहब सबसे बड़ा सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ही है, टेक्निकल तो कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट इसके बराबर आके नहीं खड़ा हो पाता है। तो ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को कभी नेग्लेक्ट ना करना साहब। लगभग 10% पेपर आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स के पेपर में यहां से आता है, जो कि बहुत ही इजी होता है, प्रिडिक्टेबल होता है, टॉपिक्स भी प्रिडिक्टेबल है। उसी सिलेबस में से आपका आएगा पेपर, राइट। आगे अगर बढ़ा जाए तो अगला है हमारा प्रीवियस ईयर पेपर्स आर बाइबल फॉर द प्रिपरेशन। देखो प्रीवियस ईयर पेपर किस किस के यूज कर सकते हो आप साहब। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर तो करना ही करना है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो। उसके बाद सिविल सर्विसेज के पेपर, ठीक है। पहले सिविल सर्विसेज का ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था, बट अब सिविल सर्विसेज में टेक्निकल ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होता, केवल कन्वेंशनल पेपर होता है। तो पुराने जो पेपर्स अवेलेबल है इंटरनेट पे, उन्हीं को यूज किया जा सकता है रेफरेंस के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली गेट के पेपर, क्योंकि कॉन्सेप्ट दोनों में वही है, टेक्निकल पेपर है हमारे लिए, दोनों में हमारा कॉन्सेप्ट वही है। तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर और गेट के पेपर दो। अगर सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो चिंता करने की कोई बात
नहीं है। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आगे मैं बादल सर से बोलूंगा कि बादल सर प्लीज आप बच्चों को कुछ शॉर्ट नोट्स के बारे में बताइए। बनाना बहुत जरूरी है। अब शॉर्ट नोट्स में आप क्या करते हो, यू हैव अ मेमोरी की जिसके थ्रू आप वो पूरा का पूरा मास्टर नोट्स रिवाइज कर लो। तो शॉर्ट नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट, पहले अपने मास्टर नोट्स को ना पेज नंबर वाइज इंडेक्सिंग कर लेना। तो स्टेप्स क्या होंगे शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए? सबसे पहले यू शुड डू इंडेक्सिंग ऑफ नोट्स। जिस भी नोट्स का आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो उसका प्रॉपर इंडेक्सिंग, वहां पे पेज नंबर वगैरह सब डाल दो। फिर देखो कौन से कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उन कंसेप्ट को इंक्लूड करो अपने शॉर्ट नोट्स में। कुछ फॉर्मूलेज इंक्लूड कर लो, कंसेप्ट्स इंक्लूड कर लो, और उसके बगल में ना पेज नंबर देते चले जाना, ताकि अगर रिवीजन करते वक्त आपको कहीं पर डाउट आ जाए किसी कंसेप्ट में तो आप फिर डायरेक्टली बस पेज नंबर देखो, अपने मास्टर नोट्स में जाओ और उसको रिवाइज करके आ जाओ। इट विल सेव टाइम एट द एंड व्हेन यू वुड बी रिवाइजिंग यूजिंग योर शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में बेसिक फॉर्मुलेज डाल सकते हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता है शॉर्ट नोट्स में। दिस इज मोर देन इनफ, कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं डाले जाते। शॉर्ट नोट्स हार्डली, अगर मुझसे पूछोगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का शॉर्ट नोट्स बनाना, 3 से 4 पन्नों में वो बन जाना चाहिए। एंड यू शुड प्रिपेयर योर शॉर्ट नोट्स बाय योरसेल्फ, क्योंकि देखिए हो सकता है जो आपको कंसेप्ट टफ लग रहे हैं वो आपके दोस्त को आसान लग रहे हैं, जो आपके दोस्त को आसान लगते हैं वो आपको टफ लगते हैं। तो इट विल डिपेंड ऑन जो है पर्सन टू पर्सन, और लगातार जैसे जैसे आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते जाओगे उसकी इंप्रूवमेंट भी होते चली जाएगी, है ना। रिवीजन करते वक्त हो सकता है आपको लगे कि यार मैंने शॉर्ट नोट्स में ये चीज नहीं डाली, डाल देता हूँ। टेस्ट सीरीज देते वक्त आपको लगे ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बार बार मैं मिस कर देता हूँ, तो वो शॉर्ट नोट्स में डाल देता हूँ। तो शॉर्ट नोट्स हर वक्त लूज पेपर में बनाने चाहिए, जिससे आप जो है उस लूज पेपर में एडिशन करते चले जाओ। एंड ट्राई टू पंच ऑल द नोट्स इन अ फाइल। एक फाइल में जो है उन लूज पेपर्स को बंच बना लो और उनमें जैसे जैसे आपको लगता है ऐड करते चले जाओ। सो दिस इज द विनिंग एटीट्यूड ऑफ प्रिपेयरिंग शॉर्ट नोट्स। जितना आप सिस्टमैटिक रहोगे उतने अच्छे नंबर आने वाले हैं। नेक्स्ट देखो, सबसे प्रॉब्लमैटिक चीज होती है कैलकुलेशन मिस्टेक। एंड देखिए मैं बता देता हूं बेटा, कोई भी मिस्टेक जो है सिली मिस्टेक नहीं होती। सबसे पहले तो आप ये वर्ड सिली मिस्टेक यूज करना बंद करो। एवरी मिस्टेक इज अ सीरियस मिस्टेक, क्योंकि दैट विल कॉस्ट यू रैंक। समझो आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बट लास्ट में यू हैव डन सर्टेन कैलकुलेशन मिस्टेक, उसको नहीं चलेगा। और आपको ये पता होना चाहिए कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन ईएससी प्रीलिम्स। तो जब आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन करो तो कोशिश करो कि कैलकुलेटर का यूज ना करें। केवल और केवल कन्वेंशनल पेपर में ही कैलकुलेटर अलाउ होती है, प्रीलिम्स में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, और कभी कभी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं। तो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू डू ईएससी प्रीलिम्स लेवल क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेटर। नहीं तो बेटा आप आइज हो जाओगे, पता चलेगा 2x2 देखने के लिए भी आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ रही। तो ध्यान रखना है, कैलकुलेशन मिस्टेक तभी आप अवॉइड कर पाओगे जब लगातार प्रैक्टिस करोगे विदाउट कैलकुलेटर्स। अब मैं अंकित सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग को बताएं कि किस तरीके से सेल्फ एनालिसिस की जाए। डेफिनेटली सर। सर सेल्फ एनालिसिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके साथ भी ये हुआ होगा, मेरे साथ भी ये होता था कि डेली अपने आप से कम दिन में जब 10-15 बार तक ये सवाल नहीं पूछ लेते थे कि यार मेरा सिलेक्शन होगा क्या, क्या मैं ईएस बनने लायक हूं। तो दोस्तों ये सबके साथ होता है, ठीक है। तो इस दौरान करना क्या है कि आपको ये देखना है कि यार मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है, ये सब्जेक्ट पढ़ा, इसके जो क्वेश्चंस मुझे मिले थे वो मैंने सॉल्व कर लिए। उसके बाद जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सॉल्व कर पा रहा हूं। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप बहुत अच्छा जा रहे हो, ठीक है, यू आर डूइंग वेरी गुड। और चीजें क्या आप याद रख पा रहे हो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि साहब रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आप जब टेस्ट सीरीज देते हो तो टेस्ट सीरीज में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। देखो कभी भी टेस्ट सीरीज में अपने आप को रैंक के हिसाब से मत आंकना, क्योंकि जो सैंपल स्पेस टेस्ट सीरीज दे रहा होगा जरूरी नहीं है वही सैंपल स्पेस आपका ईएस का पेपर भी दे रहा होगा। तो ऐसी जरूरी चीज नहीं है। तो आपको सेल्फ एनालिसिस करते रहना पड़ेगा, और सेल्फ एनालिसिस करते वक्त सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखना है क्या आप हर बार कुछ ना कुछ थोड़ा सा इंप्रूव कर पा रहे हो,
क्योंकि धीरे धीरे जब आप थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाते जाओगे तो अंत में देखोगे कि एग्जाम के डे तक आप में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा और साहब आप सिलेक्शन मटेरियल बन चुके होंगे। क्योंकि ये जंग थोड़ी लंबी चलती है इसलिए एनर्जी लेवल आपको हाई मेंटेन करने पड़ते हैं, ठीक है, इनिशियल डेज में, ताकि आप अंत तक सस्टेन कर पाओ। क्योंकि प्रीलिम्स देते हो उसके 1.5-2 महीने बाद आपका मेंस, प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, उसके 2-2.5 महीने बाद आपका कहीं मेंस होता है, मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो लगभग लगभग ये पूरा 10 महीने का प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। 10 महीने के प्रोसेस के दौरान आपको प्रिपरेशन में रहना रहता है, ठीक है। और पेपर, प्रीलिम्स के पेपर देने से पहले लगभग आप 8-9-10 महीना पहले अपनी तैयारी स्टार्ट करते हो। तो पूरा साइकिल आपका तैयारी स्टार्ट करने से लेके तैयारी एंड करने तक का एक लंबा साइकिल रहता है। तो जिस दौरान अगर आपके पास कोई मेंटर रहता है तो आपको बहुत ही मदद मिलती है, अपने सुख दुख बांटने के लिए कोई साथी चाहिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका रिवाइज, रिवाइज एंड रिवाइज। देखिए दोस्तों, जिस दिन आप पेपर दोगे उस दिन आपको आपका जनरल स्टडीज के पेपर के 10 टॉपिक और टेक्निकल के आपके 12-14 सब्जेक्ट, ये सब आपको रिप्रोड्यूस करने हैं ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। अब ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन ये कैसे रिप्रोड्यूस कर पाओगे? तो जैसा बादल सर ने कहा था कि भाई रिवीजन इज द की। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो चीजें भूलते जाओगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और उस दिन अगर भूल गए और चीजें नहीं याद रही तो साहब ये बहुत ज्यादा आपको दिक्कत देगा। तो रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है सब्जेक्ट्स का। रिवीजन आप बहुत तरीके से कर सकते हो साहब। अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, मेन नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, आप अपने शॉर्ट नोट्स की मदद से रिवाइज कर सकते हो, आप अपना, ठीक है, पीवाईक्यू देख के सॉल्व करके रिवाइज कर सकते हो, आप टेस्ट सीरीज की मदद से रिवाइज कर सकते हो। लगभग 7 से 8 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट का बिफोर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन, तो आपकी सेहत के लिए बेहतर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट। देखिए टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे क्यों जरूरी है, क्योंकि ये पेपर आपका टाइम बाउंड पेपर है, ठीक है। पहला जो पेपर रहता है जनरल स्टडीज का, 100 सवाल करने हैं 120 मिनट में। अब जनरल स्टडीज के पेपर में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आते एक्सेप्ट एप्टीट्यूड एंड मैथ्स में। बाकी के सवाल थ्योरेटिकल रहते हैं, या तो सॉल्व होगा या तो नहीं होगा, ठीक है, तो आप आसानी से कर जाते हो। बट जब आप टेक्निकल पेपर पे जाते हो तो साहब वहां पे आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स के न्यूमेरिकल आते हैं। अब आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है और आपको कैलकुलेशंस करने हैं, तो वहां पे साहब आपको बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि देखो गेट के पेपर में क्या है, 65 सवाल है, 3 घंटे है। बट यहाँ पे आपके पास 180 मिनट रहेंगे और 150 सवाल रहेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि 1.25 मिनट मिलता है एक सवाल के लिए, जिसमें सवाल पढ़ना भी है, सवाल समझना भी है और सवाल को सॉल्व भी करना है। तो आप सोच रहे हो कि सर इतना सब कुछ कर रहे हैं सर, बड़ा मुश्किल लग रहा है। अरे भाई, ईएस की नौकरी कोई छोटी नौकरी तो नहीं है, बड़ी नौकरी है। और जब आप ईएस बनते हो तो समाज में एक पदवी भी बड़ी मिलती है, ठीक है। लोग आपको इज्जत भरी नजरों से देख रहे हैं, जिस नजरों से आप मुझे और बादल सर को यहाँ देख रहे होगे। और शादी ब्याह का मामला बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो भाई कुछ तो कीमत दांव पे लगानी पड़ेगी ना। और जो चीज आसानी से आ रही है वो कीमती नहीं है, और जो चीज मुश्किल से आ रही है उसी चीज की तो कीमत होती है। तो ये भी तो समझो। तो आपको लग रहा होगा, बट देखो ऐसा नहीं है। जब वो प्रिपरेशन मोड में आते हो ना, चीजें बड़ी ही मक्खन हो जाती हैं। आप बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से चलने लगते हो। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, प्रैक्टिस करोगे सब कुछ हो जाएगा। विराट कोहली साहब में देख रहे हो, ठीक है, वर्ल्ड कप में सेंचुरी पे सेंचुरी बनाते जा रहे हैं। कैसे? प्रैक्टिस है, माइंडसेट बना लिया है उन्होंने अपना। तो इट इज जस्ट द प्रैक्टिस, तो चिंता की कोई बात नहीं है, लोग हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम बाउंड प्रैक्टिस में बादल सर से, ठीक है, बादल सर प्लीज इस पे थोड़ा आप भी प्रकाश डालिए। देखो बेटा, जैसे सर ने बोला, प्रैक्टिस मेक्स एवरीबॉडी परफेक्ट। सो प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट इफ यू मेक प्रैक्टिस परफेक्ट। सो प्रैक्टिस तभी आपको परफेक्ट बनाएगी जब आप प्रैक्टिस परफेक्टली करो। उसके लिए क्या करना है आपको? यू शुड हैव अ टाइम बाउंड प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी। ऐसा नहीं है बेटा कि आप जो है एक क्वेश्चन लेके बैठे हो, पता चला घंटों तक एक ही क्वेश्चन में टाइम गुजार रहे हो। ये तरीका अगर आप अडॉप्ट कर रहे हो तो इट इज अ वेरी रॉन्ग मेथड ऑफ डूइंग प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हर वक्त आपको एक सेट बना के करना है। यू शुड ऑलवेज प्रिपेयर अ सेट ऑफ क्वेश्चन। मान लो आपने 10 क्वेश्चंस प्रीलिम्स टाइप के लिए, हर क्वेश्चन को 2 मिनट का टाइम दो।
2 मिनट हुआ मतलब 20 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। चलो स्टार्ट करो, तो हाफ एन आवर से स्टार्ट कर लेना। सो आप क्या करो, 10 क्वेश्चंस का सेट बनाओ, प्रिपेयर अ 10 क्वेश्चन सेट एंड अलॉट इन द स्टार्टिंग अलॉट 30 मिनट्स टू देम। तो आपको कोशिश करना है कि 30 मिनट के अंदर अंदर आप वो 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। हो सकता है 10 में से 8 क्वेश्चन हो रहे, 7 क्वेश्चन हो रहे, कोई बात नहीं। जब वो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए फिर जाके आप उनका सोल्यूशन देखो कि भाई आपके कितने करेक्ट हुए, और जो क्वेश्चन करेक्ट नहीं है उसमें एरर्स क्या किए, और उन एरर्स को पिन पॉइंट करो। इस टाइम बाउंड प्रैक्टिस से एक तो बेटा आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, दूसरा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता चलेगा कि आप एरर्स कहां करते हो, व्हाट इज योर वीक पॉइंट्स, जिसको आपको अपना स्ट्रेंथ बनाना है फ्यूचर में। इसलिए बेटा टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग आप 10 क्वेश्चन से करो, फिर उसको बढ़ाते चले जाओ, फिर हाफ एन आवर में कोशिश करो 15 क्वेश्चन करने की, फिर देन टाइम अकॉर्डिंगली बढ़ाओ और क्वेश्चंस बढ़ाओ। करते करते कोशिश करो 1 घंटे का स्लॉट लाने की, एंड 1 घंटे में कोशिश करो आप 30 से 40 क्वेश्चंस जो है आप प्रैक्टिस कर पाओ हर 1 घंटे में। तो आप देखोगे कि हर रोज आप 200-250 क्वेश्चन आराम से प्रैक्टिस कर लोगे, एंड इट विल गिव यू अ गुड स्लीप एट द नाइट। जब आप रात को बेड पे जाओगे तो यू विल हैव अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। हाँ भाई, आज हमने जो है दिन भर में खूब सारा प्रैक्टिस किया और सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस किया। एंड दिस टाइम बाउंड प्रैक्टिस विल हेल्प यू इन इंप्रूविंग योर शॉर्ट नोट्स ऑल्सो। तो ये बहुत अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करने का, और इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इट विल मेक यू परफेक्ट। सो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट ओनली व्हेन यू मेक प्रैक्टिस परफेक्ट। तो इसका मतलब अब आपको समझ में आया, इंपॉर्टेंस भी इस बात की समझ में आई। नेक्स्ट है टाइम इज वेरी प्रीशियस। तो बेटा आप ये वीडियो देख रहे हो, अब और समय वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी जो है अब इधर उधर की बातें खत्म करो। काफी सारा ज्ञान हमने दिया, उसको अप्लाई करो और अपनी प्रैक्टिस चालू करो, अपनी प्रिपरेशन चालू करो, बिकॉज टाइम इज रनिंग अवे। आज हम 2025 की बात कर रहे हैं और आप देखोगे कि 2025 का भी दिसंबर आ गया। सो टाइम विल रन आउट लाइक एनीथिंग, सो वैल्यू योर टाइम। टाइमली जो है हर चीजें खत्म होनी चाहिए। समय के साथ अगर आप नहीं चले तो समस्या हो जाएगी, फिर टाइमली आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लास्ट में सर से वो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर जो है लास्ट मंथ की प्रिपरेशन के ऊपर कुछ बात बताएं आपको। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली आखिरी महीना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ईएस का एग्जाम लगभग आपका जनवरी फर्स्ट वीक में होता है। इस ठीक है, 24 का एग्जाम जनवरी फर्स्ट वीक में नहीं है, फरवरी में है, बट जनरली फर्स्ट सेकेंड वीक में जनवरी के आपका एग्जाम हो जाता है। तो साहब आखिरी महीना हमारे लिए रिवीजन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जैसा मैंने अभी पहले भी कहा था, रिवीजन हम मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम के डे हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स को रिप्रोड्यूस करना है। 10 जीएस के सब्जेक्ट है, 12-14 हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो गए हैं। तो अब रिवीजन कैसे करना है, आप अपने मेन नोट से कर सकते हो, बट आखिरी महीने में मेन नोट्स से रिवाइज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हाँ, जहां जहां फंस रहे हो, अगर कहीं पे कंसेप्चुअली फंस रहे हो, कहीं पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तब आप मेन नोट्स की तरफ जा सकते हो, बट आखिरी महीने में मेन नोट्स को साइड में रखिए। तो आप अपना साहब शॉर्ट नोट्स प्रिफर करोगे, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रेफर करोगे, ठीक है, और कोशिश करो कि प्रीवियस ईयर पेपर का एक सेट लगाओ पूरा पूरा, ठीक है, पूरा पूरा एक सेट लगाओ। और उस बेसिकली कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिनमें बहुत ज्यादा दिक्कत आपने फेस करी होगी, और आप टेस्ट सीरीज से रिवाइज करोगे और चीजों को बार बार रिवाइज करते जाओगे। अपना मेजर जो ऑब्जेक्टिव है वो रिवीजन में ही लगाओगे, पूरी एनर्जी उसमें झोंक दोगे, और इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। शॉर्ट नोट्स हो गए, जरूरत पड़े तो मेन नोट्स हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए जहां पे दिक्कत फेस करी थी, टेस्ट सीरीज दीजिए, आप पूरे प्रीवियस ईयर का एक सैंपल पेपर दीजिए पिछले साल का, उसको एनालाइज करिए अपनी, ठीक है, पोजीशन को, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कितना समय लग रहा है, और जो जो आप गलतियां कर रहे हो उसको लिखते जाइए, ताकि उन गलतियों को आप बार बार रिपीट ना करो। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा और कोई जरूरत नहीं है। तो हमारी तरफ से सेशन में इतना ही था, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं था। वी विश यू ऑल द गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन गाइस। सर आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में? जी सर, बस लास्ट की यही वर्ड्स है कि आप जो है हार मत मानना, प्रिपरेशन करते चले जाओ। दो सिविल इंजीनियरिंग का सब वास्ट है सिलेबस, बट सिलेबस इज वेरी इजी अगर आप उसको राइट तरीके से राइट मेंटोर के थ्रू कवर करो।
तो फोकस ऑन कंसेप्ट्स, डोंट फोकस ऑन रोट लर्निंग। रट्टा मारने के चक्कर में मत रहना। जितना समझ समझ के आप पढ़ोगे उतना आपके लिए बढ़िया है। तो उसके ऊपर फोकस करना कि मुझे कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा अच्छे से कवर करने। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर। डेफिनेटली गाइस, सर बाकी मैं एक लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर आप बच्चों को टेलीग्राम चैनल बता दीजिए, बाई चांस अगर बच्चों को पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है। जी सर, देखिए वी आर बच्चों, ऑलवेज अवेलेबल ऑन। सर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोग इस कमेंट बॉक्स में भी अगर कुछ दिक्कत फेस कर रहे हो तो बता सकते हो। अदरवाइज टेलीग्राम पे भी हम अवेलेबल है। बादल सर का टेलीग्राम है, बादल सर PW। मेरा टेलीग्राम है अंकित सर PW। उस पे आप हमको कनेक्ट कर सकते हैं। अपनी कोई क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। बादल सर ने स्क्रीन पे भी लिख दिया है, ठीक है, कि बादल सर PW, अंकित सर PW। तो टेलीग्राम चैनल भी हमारे, इसको भी देख सकते हो सर। तो आप देख सकते हो, दीज आर द 2 चैनल्स ऑन द टेलीग्राम जहां पर मैं और सर अवेलेबल रहते हैं। देयर यू कैन आस्क योर डाउट्स, वी वुड ऑलवेज बी देयर टू सपोर्ट यू। अब समय इधर उधर बर्बाद मत करो, अपनी प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।